हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर चुके हैं, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन से एमसीक्यू कर चुके हैं। आज जो हमारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर का बचा हुआ जो सिलेबस है ना, जो बैंकिंग का और इनकम टैक्स का है, तो आज हम बैंकिंग की शुरुआत करने वाले हैं ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो बेसिकली थोड़ी कम चीजें दी गई है ना, तो कम चीजें दी गई है तो हमें पढ़ना भी कम होगा, है ना, कंपैरेटिवली यूसी नेट के हिसाब से अगर देखें तो आपको बहुत बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। लेकिन वो लिमिटेड चीजें पढ़ने के लिए ना कुछ बेसिक चीजों की जानकारी हमें रखनी होगी। तो वो बेसिक चीज क्या है, हम आज सॉरी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो भैया नाम से लग रहा है इंडियन मतलब इंडिया के बारे में, फाइनेंस के सिस्टम है ना, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब फाइनेंस का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो इंडिया के फाइनेंस की चर्चा करता है, डिस्कस करता है, के बारे में बताता है। सिंपल सी बात है, तो उसी के बारे में अब आप बेसिकली ये बात कर रहे होगे कि भैया क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसको देखने के लिए आइए चलते हैं कहाँ, पहले सिलेबस समझते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे नोट्स और समझेंगे अच्छे से क्या होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या इंडिया का फाइनेंस का क्या सिस्टम है ना। चलो आइए चलते हैं कहाँ, आपके नोट्स पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पीजीटी और कोई भी स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है ना, वो सारे के सारे नोट्स आपको कॉमर्स के यही मिलेंगे। चलिए इसके बाद ये इसको चैनल को अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये नंबर है व्हाट्सएप का। ये देखिए आपका जो सिलेबस है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन बी है, आई थिंक ये यूनिट 1 होगा, यूनिट 1 में सेक्शन बी है, तो बी में ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट समझने के लिए आपको फाइनेंशियल सिस्टम समझना होगा। मनी मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, सब पढ़ेंगे एक करके आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन कमर्शियल बैंक, तो उसके लिए कमर्शियल बैंक समझना होगा, तब जाके हम समझेंगे कि एसेट्स लायबिलिटीज के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। फिर अचीवमेंट्स ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनलाइजेशन, कि भैया जब बैंकों का ये वो नेशनलाइजेशन नहीं है कि भैया 1993 में जो ये चीज हुआ थी वो सब चीज नहीं, यहां पढ़ना है बैंकों का नेशनलाइजेशन, कि भैया बैंक जब नेशनलाइज हुए तो उसकी वजह से क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या फेलियर्स हमें देखने को मिला। फिर है हमें पढ़ना है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी के बारे में पढ़ना है, और उनके बिहाफ में टंडन कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, है ना। 1976 में जो पॉलिसी आई है ना, उसके रिवीजन जो किया गया चोर कमेटी के द्वारा, उसको पढ़ना है। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत क्या इम्पैक्ट है, उसको पढ़ना है। इंडियन कैपिटल मार्केट को पढ़ना है ना। इंडियन टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो बनाती है इंस्टीट्यूशंस जैसे एलआईसी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सारे के बारे में हमको पढ़ना है। और प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, यानी कि सेबी की बात कर रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन कौन है, सेबी। तो आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं, आराम से समझते हैं, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले हम अपने चलते हैं नोट्स पे, उसके बाद हम बुकिश लैंग्वेज को आराम से समझेंगे, है ना। चलिए तो नोट्स चलते हैं, नोट्स में देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। बात समझ में आई जी सर। चलिए ठीक है, क्या बोला, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्या बोल रहा है जी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मतलब इंडियन मतलब इंडिया, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के फाइनेंस के लिए एक फ्रेमवर्क देना। क्या बोला, इंडिया, इंडियन मतलब इंडिया, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस दैट इज मनी, एंड सिस्टम मतलब एक फ्रेमवर्क। तो कह रहा है सो अ फ्रेमवर्क विच एक्सप्लेन इंडियाज फाइनेंस दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके तहत इंडिया के फाइनेंस की हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। और फाइनेंस मतलब यहाँ पे मनी, फाइनेंस का मतलब पैसा, है ना जी। अब आइए इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो हमारे दैनिक जीवन में होता है, जो लाइफ में हम नॉर्मली काम करते हैं। जैसे पहला सवाल है, क्या आपकी माँ जो है वो पैसे बचाती है? सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, पापा आते हैं उधर से कमा के, अगर पैकेट में 10 20 50 100 200 500 1000 रुपए अगर निकल गए तो मम्मी उसको रख लेती है, पापा से पूछ के ही रखती है लेकिन रख लेती है, तो उससे क्या होता है घर में एक अलग सेविंग्स हो जाती है।
अब ये पहला सवाल हो गया। अब ये सवाल सही था कि भैया पैसे बचाती है, बाद में इसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, क्या आपके पापा जॉब करते हैं तो सेविंग्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। जॉब करते हैं तो अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो सेविंग्स करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। अगर अब थर्ड सवाल है, कह रहा है अगर किसी इंसान को पैसों की जरूरत होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो वो कहां जाता है, किस जगह पे जाता है वो पैसा? अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, मान लो कि आप ही को बिजनेस करना है ना, आप तो ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर का दे रहे हो तो बिजनेस तो नहीं सोच रहे हो, जॉब ही सोच रहे हो, लेकिन फिर भी मान लो कि आपको एक जॉब करनी है, मानने में कुछ भी मान सकते हैं, तो आप मान लो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो आप कहां जाओगे? सवाल का आंसर आपके पास होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी आप यही सवाल है कि कहां जाओगे। और बिजनेस से पैसा बचाते हैं तो सेविंग्स कहां करते हैं? मान लो अब बिजनेस तुम चला रहे हो, ठीक है, मान लो मेरे घर में बिजनेस है और बिजनेस से पैसा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा फालतू के लिए तो बिजनेस करेंगे नहीं, प्रॉफिट तो होना ही है जी। तो अब वो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से जो सेविंग्स करेंगे तो वो सेविंग्स कहां रखते हैं? सवाल है जी सर। और फोर्थ नंबर का सवाल क्या कह रहा है, अच्छा अगर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट कहां जाती है, बताइए। तो यहां तीन चीजें निकल के आई, क्या? मम्मी पापा यानी कि घर वाले लोग, दूसरा अगर बिजनेस की बात हुई कि भैया बिजनेस में पैसे की अगर जरूरत पड़ी तो भैया कहां से लाएंगे, और पैसे अगर सेव कर रहे हैं हम उसको जमा करने की जरूरत पड़ी तो कहां करेंगे। फिर तीसरा गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो वो कहां से लाएगा, और गवर्नमेंट की अगर मान लो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है तो वो कहां दे देगा जिससे उनको उसको भी इनकम होगा। सवाल है? हाँ बिल्कुल सवाल है। आइए इन सवालों के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो तीन तरीके के लोगों की चर्चा की गई है, तीन तरीके के सिस्टम की चर्चा की गई है। एक है हाउस होल्ड जो घर वाले लोग हैं, दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरे है फर्म्स यानी कि बिजनेस फर्म्स, है ना। फर्म कहने का मतलब बिजनेस फर्म्स है। अब देखिए जब भी फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाती है या फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाती है तो उसके अंतर्गत आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब अब फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर कि कौन कौन से सेक्टर हैं, तो इकोनॉमिकली हमारा जो रिलेशन इन तीन जगहों से बताया गया, तीन सिस्टम से बताया गया, गवर्नमेंट, फर्म्स और हाउस होल्ड। अब वो जो सवाल था उस पर ध्यान पे आइए, वो जो आपके सवाल थे गवर्नमेंट से रिलेटेड, मम्मी पापा से रिलेटेड और किससे रिलेटेड सर, वो बिजनेस फर्म से रिलेटेड, उसका आंसर आपको यहां मिलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। जब सोचिए कि जब भी फाइनेंशियल सेक्टर से हाउस होल्ड यानी किसी हाउस होल्ड को पैसे की जरूरत पड़ती होगी या सेविंग्स की को बचा कर रखने की जरूरत पड़ती होगी तो वो कहां जाता है? वो जी जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर में। और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होगा? फाइनेंशियल सेक्टर में वो सारी चीजें आएंगी जो फाइनेंस के लिए यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए जानी जाती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, फाइनेंशियल मार्केट हो गए, फाइनेंशियल आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो सारी चीजें फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आएंगी। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि हाउस होल्ड के अगर कोई सेविंग्स करना हो तो कहां करेगा? पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में। और फाइनेंशियल सेक्टर को अगर उधार वगैरह देना हो या हाउस होल्ड को उधार लेना हो तो कहां से लेगा? सर फाइनेंशियल सेक्टर से। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट की बात करें तो भैया गवर्नमेंट भी अगर कुछ सेविंग्स करना चाहता है तो कहां देता है? फाइनेंशियल सेक्टर। और अगर उसको कुछ भैया पैसा लेना भी होता है तो वो कहां से लेता है? फाइनेंशियल सेक्टर से ही लेता है। उसी प्रकार जब बात करें फाइनेंशियल सेक्टर का फर्म्स के साथ में तो भैया अगर फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहां से लेता है? फाइनेंशियल सेक्टर से ही लेता है। और अगर फर्म भी क्या करना चाहती है? पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो भी क्या वो भी सेविंग्स करना चाहती है तो वो भी कहां करती है? फाइनेंशियल सेक्टर में करती है। अब देखो बोलेगा सर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से? अब हाउस होल्ड वाले जो है वो टैक्स पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फर्म्स टैक्स पेमेंट करते हैं बिल्कुल करते हैं सर। अब ये जो टैक्स पेमेंट है यही इनके पास पैसा आता है, तो जब इनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो ये सेविंग्स करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में भेज देते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगा दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर। अब देखो कह रहा है ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है जो मैकेनिज्म डेवलप करता है यही फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। अब देखो ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या किया? एक फाइनेंशियल सेक्टर इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप किया जहां किसी को भी अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है तो वो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सेक्टर से ले रहा है, और अगर किसी को सेविंग्स करने की जरूरत पड़ गई तो वो क्या कर रहा है, वो फाइनेंशियल सेक्टर को में आपका सेविंग्स कर दे रहा है। अब ये जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ ना, जो फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ, इसी को कहा गया फाइनेंशियल सिस्टम। समझ में आया बात जी? तो क्या कह रहा है, इस मैकेनिज्म को 4 बॉडीज रेगुलेट करती हैं इंडिया में। देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में किसकी बात करी जाएगी, इंडिया की। अब इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए 4 बॉडीज हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहला है आरबीआई। आरबीआई किसके लिए भैया, सारे बैंक्स के लिए। सारे बैंक्स का पप्पा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया में है, और वैसी बात है सेंट्रल बैंक है जी। दूसरा है, अगर हम बात करें सिक्योरिटी एक्सचेंज की, जैसे अगर हम कहते हैं ना, हम नॉर्मली बोलचाल भाषा में भी सुनते हैं, अरे शेयर इशू हो गया, शेयर मार्केट इतना डाउन हो गया, कौन देखता है, इसकी रखवाली कौन करता है, दैट इज कॉल्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि भैया हमको LIC लेते हैं, जी सर, इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जी सर, तो जो उसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, उसको बोलते हैं एडा, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एडा जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। यहां भी हम पैसा अपना सेव करते हैं, जैसे हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो क्या है, वो सारा एक तरह से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का ही काम है ना। उसके बाद है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए चौथी बॉडी है जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो पीएफ के काम आती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप जॉब करोगे, जी सर, आपने पेंशन सुना है कि भैया पेंशन का बात होता है, हमेशा पेंशन मिलता है लोगों को, बूढ़े लोगों को भी मिलता था और लोगों को। तो जो पेंशन है ना, पेंशन को कौन देखता है, वो इसी के अंतर्गत आता है ना, पीएफआरडीए के अंदर। और आप जब आप जॉब भी करेंगे तो आपने सुना होगा पीएफ कटता है। पीएफ क्या है, प्रोविडेंट फंड, वो उसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है पीएफआरडीए। तो ये 4 रेगुलेटरी बॉडी है। अब ये तो हो गई रेगुलेटरी बॉडी जो चलाती है, लेकिन अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, तो उसके 4 फाइनेंशियल सिस्टम है। कौन कौन सा सर? सबसे पहले हम बात करें तो होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक आते हैं, सारे बैंक, शेड्यूल ऑन शेड्यूल अभी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें प्राइमरी और कैपिटल और मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, और कैपिटल मार्केट में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। उसी की तरह से थर्ड में चले जाइए तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम चर्चा करें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो बैंक में यूज किए जाते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज किए जाते हैं, सिर्फ बैंक नहीं कहो, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे शेयर है ना, कोई भी सिक्योरिटीज। और उसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब वो सर्विसेज जो बैंक्स में और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जो 2 होती है, एसेट बेस्ड और फंड बेस्ड। तो ये आगे हम पढ़ने वाले, इसलिए बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि यही है आपका कहानी, है ना, किसके लिए, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। मिला जुला कर अगर बात करें तो भैया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप जो भी सेविंग और पर्पस बोरोविंग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करते हैं, उसी का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। बात खत्म जी। अब आइए चलते हैं कहां, नोट्स पे। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आराम से पढ़िएगा, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए आपको पूरा बैंकिंग में मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक यूनिट्स। देखिए, किसी भी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, उसके नेशन के कि बहुत सारे इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसको फर्म्स कह सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट, और तीसरा जो है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कोई घर वाले, है ना, अगर कोई जॉब, किसी के पापा जॉब करते हैं और वहां सेविंग्स करते हैं, तो किसी की मम्मी घर में पैसा बचा के और वो सेविंग्स करती है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी हाउस होल्ड सेक्टर में। चलिए, तो ये हो गया। तो कह रहा है किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है भैया? 3 सेक्टर पे, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड सेक्टर। कह रहा दीज आर एरियाज और पीपल विद अ सरप्लस फंड और देयर आर दोज विद अ डेफिसिट। तो बोल रहे ये वो सारे एरिया रहे जिसमें पीपल क्या होंगे, या तो सरप्लस होंगे, उनके पास पैसा ज्यादा होगा, या वो डेफिसिट में होंगे, यानी कि उसके पास पैसा कम होगा।
कह रहा है अ फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल सेक्टर फंक्शंस एज एन इंटरमीडियरी और एंड फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ सरप्लस टू द एरिया ऑफ डेफिसिट। तो बोल रहा है फाइनेंशियल जो सिस्टम है या फाइनेंशियल सेक्टर है वो क्या काम करता है कि जो एरिया सरप्लस में है उसके साथ भी वो फ्लो करता है फंड का, और जो डेफिसिट में है उसके साथ भी वो फ्लो करता है फंड का। मतलब दैट मींस कि आपको अगर पैसे की जरूरत है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर से ले लीजिए, और अगर आपको पैसे सेविंग्स भी करना है, जमा भी करना है, तो भैया कहाँ, फाइनेंशियल सेक्टर में ही कर दीजिए। कह रहा है द वर्ड सिस्टम in the term financial system implies a set of complex and closely connected or intermixed instructions, agents, practices, markets, transactions, claims and liabilities in the इकोनॉमी। तो क्या बोल रहा है कि जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम वर्ड रिलेट किया है किससे किससे किया है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स और क्लोजली कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड इंस्ट्रक्शंस है, जैसे एजेंट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, मार्केट्स हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया, सारा इसी से रिलेटेड है। कह रहा फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ मनी, इट्स नेचर, क्रिएशन, बिहेवियर, रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस क्या बोला, स्टडी किसका है, मनी का, उसके नेचर का, वो कैसे मनी का क्रिएशन कैसे हो रहा है, ये चीज ये हम पढ़ाएंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएंगे, उस समय हम ये क्रिएशन भी बताएंगे कैसे क्रिएट होता है, फिर बिहेवियर, रेगुलेशन कैसे रेगुलेट होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें इसमें आती है। कह रहा है therefore financial system includes all those activities dealing in finance organized into a system। तो फाइनेंशियल सिस्टम वो सारा एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो फाइनेंस से डील करता है और ऑर्गेनाइज होता है किसी भी सिस्टम में। कह रहा था टर्म फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोला, फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच हेल्प इन जनरेशन ऑफ सेविंग्स लीडिंग टू द कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये दोनों बात है कि भैया देख लो ये फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या है, मैंने बोला ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इनके साथ क्या होता है, आप सेविंग्स को भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हो, और कैपिटल फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, मतलब पूंजी भी बना सकते हैं। ऑब्वियस बात है, जब किसी बिजनेस में हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक जाएंगे ही लोन लेने के लिए। बात समझ में आया जी। तो कह रहा गुड फाइनेंशियल सिस्टम फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ नेशन। तो बोल रहा है गुड फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, वो अलग अलग इकोनॉमिक रिसोर्स के बीच में, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द नेशंस के बीच में क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। चलिए अब डेफिनेशन देखिएगा, अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से दिया, तो हम दो डेफिनेशन मैंने उठाया है, अब इस दो डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन financial system is the primary function of the system which is to provide a link between saving and investment for the creation of new wealth and to permit portfolio adjustment in the composition of the existing wealth। ध्यान समझिएगा, बोला फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, प्राइमरी फंक्शन है किसके लिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लिंक प्रोवाइड करता है, और क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ, कोई नया वेल्थ क्रिएट करना उसके लिए भी क्या है, इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, या फिर पुराना वेल्थ है उसको सही करना है तो उसके लिए भी इंटरमीडियरी का काम करता है। कह रहा है वैन हॉर्न के अनुसार फाइनेंशियल सिस्टम इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट टू एलोकेट सेविंग्स efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real assets or for कंजप्शन। देखो इनके डेफिनेशन के अनुसार ये बोला कि फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम क्या करते हैं, सेविंग्स को क्या कहते हैं, या तो इन्वेस्ट करते हैं या फिर कंजम्पशन के लिए यूज कर लेते हैं, बात खत्म, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। स्ट्रक्चर में चार चीजें की चर्चा करनी है। सबसे पहले क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। आइए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की चर्चा हम करते हैं। क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द इंटरमीडिएट व्हिच फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम बाय मेकिंग इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स मीट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सारा चीज है जहां पे देखो वो मीड का काम करता है। बैंक का काम क्या है, मीड का, तो वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे बैंक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप देखो बैंक का काम क्या है, बैंक का काम सिंपली है दोनों को मिला देना। जैसे अगर तुमको पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बैंक से मतलब ले लिया बैंक वाला उससे पैसा, और जिसको पैसे की जरूरत है उठा के उसको दे दिया और दोनों से कमीशन ले लिया। बैंक यही तो काम करता है जी। तो वही कह रहा है इन्वेस्टर और बोरोवर्स मीट कराने के लिए बैंक का क्या काम है, ये काम है कि वो इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करे। कह रहा दे मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ द सरप्लस यूनिट्स एंड एलोकेट देम
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज प्रॉमिसिंग अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न। तो बोल रहा है वो सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, है ना, सरप्लस में जिनके पास में पैसा ज्यादा होता है उनसे पैसा लेकर, और वो प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा रिटर्न उनको देंगे, मिलेगा उनके सेविंग्स के बिहाफ में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू एंटिटीज सीकिंग एडवाइस ऑन द वेरियस इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग टू डाइवर्सिफिकेशन प्लान। बहुत बार ऐसा होता है ना कि वर्ड्स पलटते नहीं है, तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा, है ना, हंस लेना सब मास्टर पे, है ना। कह रहा दे प्रोवाइड होल रेंज ऑफ सर्विसेज टू द एंटिटीज हु वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट एल्सवेयर। तो बोल रहा है वो सारा सर्विसेज देता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इससे क्या कहता है, कोई भी जो है फंड क्या करना चाहता है, रेज करना चाहता है, मतलब फंड लेना चाहता है ना, वो वाला काम कहीं भी किसी भी मार्केट में। कह रहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिकॉज दे एक्ट एज ए मिडिलमैन बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स where these financial institution may be banking or non banking institutions। तो ये बोल रहा भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है ना वो इंटरमीडिएरी का काम करता है, चाहे किसके किसके बीच में, सेवर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में, मतलब जो सेव करना चाहता है सेविंग उसके लिए और बोरोवर्स दोनों के लिए। जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो, बैंकिंग वाले भी होते हैं और नॉन बैंकिंग वाले भी होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये देखो इस चार्ट को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना। चार्ट दिख रहा है, चलो थोड़ा सा और छोटा कर दिया। अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा है बट इसमें सारी चीजें हैं। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कमर्शियल बैंक्स होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कैसे बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। जिसमें हमें कमर्शियल बैंक्स पढ़ना है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, इन चार बैंकों का डिटेल्स में स्टडी करना है कि भैया पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट बैंक को बोला गया है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी वगैरह जो है ना, एक्सिस बैंक, वो सारा आईसीआईसीआई ये वाला। उसके बाद है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जो है उनकी चर्चा करनी है, और उसके साथ साथ ही फॉरेन बैंक्स की भी चर्चा करनी है। उसके बाद कुछ है कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो ये भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। उसके बाद है ये नॉन बैंकिंग में। नॉन बैंकिंग की अगर चर्चा करें तो डीएफआई होते हैं। डीएफआई मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं ना, जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये सारा। फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो नॉन बैंकिंग में होते हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, ये सारा है ना। फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कुछ कुछ होते हैं। और नॉन बैंकिंग में अगर आ गए तो भैया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, हायर परचेज के लिए एसेट वाला, है ना, और लोन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सारी जो है वो आपके नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आता है। अब आ जाइए फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अभी हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन लेने की कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें मनी मार्केट की तो कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, ये सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सारे आते हैं। और अगर बात करें कैपिटल मार्केट की तो भैया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट भी होता है और एक डेरिवेटिव मार्केट है, लेकिन हम नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की चर्चा करेंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें होते हैं टर्म के बेस पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और टाइप के बेस पर प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस और इनोवेटिव, ये सारे चीज होते हैं। उसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर चर्चा करें हम तो दो तरीके की सर्विस होती है, एक होता है एसेट बेस्ड या फंड बेस्ड और दूसरा होता है फी बेस्ड, है ना। तो आइए हम इसको चर्चा धीरे धीरे करते हैं। चलिए हम फिर से शुरू से कर देते हैं, वहीं से कहां से शुरू किया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो तरह के इंस्टीट्यूशंस थे, एक तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरा नॉन बैंकिंग। तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है उसका हेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। देखिए क्या कह रहा है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर इंडियन बैंक की इंडस्ट्री की बात करें तो वो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, सेंट्रल बैंक के हाथ में। एंड द आरबीआई एज एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज, रन, सुपरवाइज, रेगुलेट्स एंड डेवलप द मॉनेटरी सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो आरबीआई एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मतलब सिंगल बॉडी जो ऑर्गेनाइज भी करता है, रन भी करता है, सुपरवाइज भी करता है, रेगुलेट्स भी करता है, डेवलप करता है सारा मॉनेटरी सिस्टम को और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्री में। द मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग कमर्शियल बैंक इन इंडिया इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914। और जो कमर्शियल बैंक्स के लिए रेगुलेशन है ना वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। बात समझ में आए जी। अब आइए कह रहा था इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब देखिए ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी है दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कौन कौन, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक और फॉरेन बैंक। ये चार बैंक ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं।
जिसको है ना। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यार पता होगा ना आपको कि इंडिजीनियस बैंकर्स होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, जो हम लोग को पैसा देते थे और जिनसे हम पैसा लेते थे, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसी तरह से अगर बात करें नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बैंक का काम करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों थे। अब नॉन बैंकिंग में आते हैं, अगर हम इसमें भी आए तो इसमें भी दो तरीके के हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी बोलते हैं ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ऑर्गेनाइज्ड एनबीएफसी, एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड सॉरी अनऑर्गेनाइज्ड एनबीएफसी। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड एनबीएफसी की तो उसमें आ जाते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईबी, आईआरडी एंड ऑल इंडिया लेवल पे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होते हैं, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, है ना, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड है वो इसमें आ जाता है। तो किसमें आ गया, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइज्ड एनबीएफसी में। उसके साथ है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ये दोनों होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या क्या, एलआईसी, जीआईसी, म्यूचुअल फंड्स है ना, ये सारे जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो अनऑर्गेनाइज्ड एनबीएफसी है, उसके तहत क्या क्या होता है, तो कह रहा था अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हायर परचेज एंड द कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज। तो इसके अंदर क्या क्या जो हायर परचेज, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, लीजिंग कंपनीज होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, फैक्टरिंग कंपनीज होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज होता है, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड एनबीएफसी होते हैं। कह रहा है एनबीएफसी मोबिलाइज फंड्स एंड प्रोवाइड लोनेबल फंड्स। ये बात बिल्कुल सही है कि एनबीएफसी क्या करता है, फंड्स को मोबिलाइज भी करता है और लोनेबल फंड्स भी देता है। तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का, प्राइमरी मार्केट सॉरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म में डील करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है ना, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। आइए क्या कह रहा है, फाइनेंशियल मार्केट आर अनदर पार्ट और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बोल रहा है एक दूसरा पार्ट है किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। दिस इज अ प्लेस वेयर और मैकेनिज्म वेयर फंड्स और सेविंग्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू द डेफिसिट यूनिट्स। तो बोल रहा है ये ऐसा मैकेनिज्म है जहां से हमारे पास सारा फंड जो सेविंग्स में होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है सरप्लस से डेफिसिट में, मतलब सेविंग्स वाला अमाउंट जो है वो उसमें कर रहे हैं। कह रहा फाइनेंशियल मार्केट डील्स इन द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये डील किसमें करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या हो गया भैया, शेयर, डिबेंचर, ये सारे होते हैं ना, ये सारी चीज। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दीज मार्केट्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो इसको क्लासिफाई किसमें किया गया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म क्लेम्स और फाइनेंशियल एसेट्स लेस देन अ ईयर। एक साल से कम अगर रहा और वो फाइनेंशियल एसेट्स के लिए शेयर, डिबेंचर कुछ भी रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे मनी मार्केट। वेयर द कैपिटल मार्केट डील विद दोज फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच हैव मैच्योरिटी पीरियड मोर देन अ ईयर। एक साल से ज्यादा अगर कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में डील किए तो वो कैपिटल मार्केट में आ जाएगा। कह रहा है दिस क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल, बोथ दीज मार्केट्स परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग सरप्लस फंड्स टू नीडी यूनिट्स। दोनों फंक्शन सेम जैसा है, मतलब दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मनी और कैपिटल में फर्क इतना है कि एक साल के नीचे के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है। अब आइए कह रहा अनदर क्लासिफिकेशन कुड बी द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब देखो ये दोनों का जो क्लासिफिकेशन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों में हो सकता है, मनी और कैपिटल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए था। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या कहता है देखिएगा। कह रहा प्राइमरी मार्केट डील इन द न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज वेयर सेकेंडरी मार्केट डील विद द सिक्योरिटीज व्हिच आर ऑलरेडी इशूड एंड अवेलेबल इन द मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां हम नया शेयर इशू करते हैं, नया डिबेंचर इशू करते हैं, नया सिक्योरिटीज इशू करते हैं। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां ऑलरेडी जो इशूड चीजें हैं उसकी हम परचेजिंग करें, इशूड सिक्योरिटीज है उसकी हम परचेजिंग करे रहे। बात समझ में आई जी सर। कह रहा है प्राइमरी मार्केट बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज मोबिलाइज द सेविंग्स डायरेक्टली। तो प्राइमरी मार्केट क्या करता है कि भैया अगर नया सिक्योरिटी इशू हुआ है उस बेसिस पर वो सेविंग्स को डायरेक्टली मोबिलाइज
कर देता है। एंड सेकेंडरी मार्केट जो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज एंड देयर बाय इनडायरेक्टली हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स। और सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करता है आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करने में, मतलब आप उस जगह पर भेजने में। द पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट आर कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। तो इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट इन द कौन कौन होते हैं, कॉर्पोरेशन होता है मतलब बिजनेस फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स होते हैं, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकती है ना। कोई भी शेयर इशू कर सकता है यार, कोई भी शेयर खरीद सकता है ना। कह रहा these participants trade in financial products in this market, they trade either directly through the brokers और डीलर। बोल रहा है या तो डायरेक्टली करते हैं या ब्रोकर और डीलर के थ्रू खरीदते हैं। चलिए तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कहा गया जो बैंक जो जिस तहत इंस्ट्रूमेंट के तहत चलती है ना, जैसे आपका शेयर, डिबेंचर, प्रोमिसरी नोट है ना, ये सारा चीज जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारा चीज को कहा गया है ना। देखिएगा कह रहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल क्लेम ऑन एसेट्स। तो जो एसेट की तरह है ना फाइनेंशियली उसको, एज डिस्कस्ड अर्लियर द फाइनेंशियल एसेट रेफर्स टू अ क्लेम टू द रीपेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड टुगेदर विद इंटरेस्ट और डिविडेंड। एग्जांपल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, ट्रेजरी बिल है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। यहां भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दो तरीके से बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए ध्यान से समझिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको दिखाकर आपको फाइनेंस मिल जाए। बात समझ में आई है ना। प्रोमिसरी नोट भी था, बिल ऑफ एक्सचेंज भी था, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके फाइनेंस जिसको दिखाकर आपको फाइनेंस मिल जाए। अब देखो प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज होते हैं या सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज होते हैं। तो प्राइमरी सिक्योरिटीज की अगर बात करें, कह रहा दीज आर सिक्योरिटीज डायरेक्टली इशूड बाय द अल्टीमेट इन्वेस्टर टू द अल्टीमेट सेवर्स। तो ये जो प्राइमरी सिक्योरिटीज है, जो भी चीज है, शेयर, डिबेंचर होते हैं, वो डायरेक्टली इशू कर दिए जाते हैं किसके द्वारा, अपने इन्वेस्टर के द्वारा सेवर्स के लिए। तो शेयर डिबेंचर की बात अगर आ जाए तो ये डायरेक्टली पब्लिक के पास अगर चल गया तो हो गया प्राइमरी सिक्योरिटीज। सेकेंडरी सिक्योरिटीज की अगर बात करें तो कह रहा दीज आर सिक्योरिटीज इशूड बाय द इंटरमीडियरीज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टू द अल्टीमेट सेवर। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये इंटरमीडियरी के द्वारा किया जाता है ना। जो बीच के जो इंटरमीडियरी होते हैं वो इसको क्या करते हैं, अल्टीमेटली सेवर्स तक पहुंचाते हैं। और वो कौन हो गया, बैंक हो जाए या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाए। कह रहा है जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स इशू सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स टू दी पब्लिक। अब ये ध्यान रखो, यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड इशू करते हैं ना सर्टिफिकेट, जो छोटे छोटा म्यूचुअल फंड लोग बोलते हैं भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो वो छोटे छोटे यूनिट्स को क्या करते हैं, पब्लिक में उसका सर्टिफिकेट देते हैं। मनी पूल्ड इन इन्वेस्टेड इन कंपनी, वो क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कह रहा अगेन दीज सिक्योरिटीज में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब देखो ये जो सिक्योरिटीज है तीन टर्म में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, मीडियम टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होते हैं जो एक साल से कम के लिए होते हैं, विद इन द वन ईयर ऑफ पीरियड, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल। मीडियम टर्म होते हैं वैसे दोस्त विचार हैव मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग बिटवीन 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल तक के बीच में अगर रहा तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे मीडियम टर्म सिक्योरिटीज। जैसे डिबेंचर अगर हम इशू किए हैं जिसका मैच्योरिटी 5 साल के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम टर्म सिक्योरिटीज। और तीसरा है लॉन्ग टर्म जो बियॉन्ड द 5 ईयर्स है। कह रहा दोज विच हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, मतलब अगर गवर्नमेंट बॉन्ड हम खरीद लिए 10 साल के लिए, 10 साल के बाद हमको ये करना है तो भाई साहब उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कहने का मतलब है शेयर, डिबेंचर, वो सारा चीज जो हमारे लिए फाइनेंस का काम करें। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, कह रहा फाइनेंशियल सर्विसेज आर इकोनॉमिक सर्विसेज provided by the finance industry which encompasses a broad range of organizations that manage money including credit unions, bank, credit cards companies, insurance companies, consumer finance companies, stock brokerage, investment funds, some government sponsored enterprises। तो ये सारे जो है जो ब्रॉड रेंज के ऑर्गेनाइजेशंस है, बैंक हो जाए, क्रेडिट यूनियंस हो जाए, कंपनी क्रेडिट कार्ड वाला कंपनी हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी हो जाए, ये सारा फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, है ना। देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई शेयर इशू कर रहा है तो भैया ये कहाँ से इशू करेगा, अपनी कंपनी से सेबी के तहत इशू करेगा जी।
फिर और जो सर्विसेज लेना होता है वो कहाँ, सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करती है। कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ इमर्जिंग फाइनेंशियल सिस्टम लार्जली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो बोल रहा है कि इफिशिएंसी जो फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इमर्ज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा है या वैरायटी कैसा है फाइनेंशियल सर्विसेज का जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दे रहे हैं। एंड द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन कनेक्टेड विद द सेल ऑफ मनी दैट ऑफर्स टू यूजर्स एंड कस्टमर एंड फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू। ध्यान समझिएगा, कह रहा फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या मतलब हुआ, वो एक्टिविटीज, बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन जो कनेक्टेड है किसके साथ, पैसे का सेल के साथ, मनी, सेल ऑफ मनी बोल दिया है लेकिन इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए इसको, जो ऑफर करता है कि भैया कस्टमर और फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू। मिला जुला के अगर बात करें वैसा सर्विसेज जो बैंक देती है, ठीक है। बैंक क्या, अगर आप फिक्स डिपॉजिट सर्विस दे रही है ना, पैसा जमा कर दो एक साथ आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फाइनेंशियल सर्विस, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, फी बेस्ड सर्विस है और फंड बेस्ड सर्विस है। फी बेस्ड सर्विस की अगर हम बात करें क्या बोलता है देखिएगा, बैंक मैनेजमेंट सेट्स फी एंड चार्जेस फॉर द बैंकिंग सर्विसेज टू इंश्योर दैट द बैंक इज एडिक्वेटली कंपनसेटेड फॉर द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। फी बेस्ड सर्विसेज जो बैंक सर्विस चार्ज करती है ना, देखते हो महीने के अंत में आता है और कट जाता है 326 रुपया, 127 रुपया एटीएम चार्ज, कोई और चार्ज, तो उसको बोलते हैं फी बेस्ड सर्विसेज। फंड बेस्ड सर्विस मतलब जैसे कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल डिस्काउंट करा लिए, शॉर्ट टर्म लोन ले लिए, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग कर लिए, ये सारा फंड बेस्ड सर्विसेज में आ जाता है। हाँ लीजिए जी, तो ये था ओवरव्यू का किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। अब एक बहुत बढ़िया सा चार्ट है, इतना बढ़िया कि भाई साहब बता नहीं सकता मैं आपको। उन सारे चीज जो हमने पढ़ा उसकी समरी है यहाँ पे। अब ये समरी को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्लास हो जाएगा खत्म। देखिए अगर हम सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें आ जाता है कौन कौन सा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है ना, और नॉन बैंकिंग में नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज है और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। म्यूचुअल फंड्स वाले पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, इंश्योरेंस वाले भी है ना, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं। अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो नया शेयर अगर इशू कर रहे हैं, पब्लिक इशू, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं, एफपीओ कर रहे हैं, राइट्स इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। अब देखो सेकेंडरी मार्केट होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना, जो इशू होता है और ऑलरेडी क्या बोलते हैं दूसरी बार इशू हो सकता है या तीसरी बार हो सकता है, मतलब पुराना हो। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, है ना, ये सारा स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड जो होता है वो। उसके बाद आ जाता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में आता है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, परचेज एग्रीमेंट, रिजर्व रिपोर्ट, कमर्शियल बिल, है ना, ये सारा मनी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डेफिनेशन क्या है, ऐसा मार्केट जो साल भर के अंदर में डील करता है वो मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट में वो सारा सिक्योरिटी जो एक साल से ज्यादा के लिए डील करता है वो कैपिटल मार्केट। अब आ जाओ क्या, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब बीच वाला, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट इंटरमीडियरीज या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मनी लेंडर्स होते हैं, इंडिजिनियस बैंक में पाउंड ट्रेड ये होते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो एक है फी बेस्ड सर्विस और फंड बेस्ड सर्विस। देखो क्या क्या सर्विस है, आओ पढ़ते हैं। अगर हम फी बेस्ड सर्विस की बात करें तो इशू मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, लोन सिंडिकेशन है, सिक्योरिटाइजेशन है, क्रेडिट रेशनिंग है, स्टॉक ब्रोकिंग, फोर्फिटिंग, ये सारा फी बेस्ड सर्विस है। और एसेट बेस्ड सर्विस में हायर परचेज कर लो, बिल डिस्काउंटिंग, हाउसिंग फाइनेंस करा लो, इंश्योरेंस सर्विस ले लो, वेंचर कैपिटल लो, जो इक्विपमेंट लीजिंग पे ले लो, लीज पे ले लो, तो ये सारा फंड बेस्ड सर्विसेज है। बात समझ में आई जी सर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करिए, और उम्मीद है आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर जरूर निकले, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।